नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, यूपी पैट के कोर्स को कवर कर रहे हैं हम लोग और संविधान में हमारी क्लास चल रही थी। लास्ट क्लास थी हमारी मौलिक अधिकार और आज जो हमारी क्लास है सिलेबस के अनुसार वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिन्हें हम कहते हैं डीपीएसपी। अब बहुत सारे बच्चों को डीपीएसपी बोलते हुए ना बहुत अजीब सा लगता है। क्यों? क्योंकि उन बच्चों को जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो पता होते हैं परंतु डीपीएसपी का फुल फॉर्म पता नहीं होता। तो मैं आपको बता देता हूँ डीपीएसपी फुल फॉर्म डायरेक्टिव पॉलिसी या डायरेक्टिव प्रिंसिपल, ये दोनों चीज़ प्रयोग हो जाती हैं, मगर सही जो होता है वो होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होता है। ये संविधान के भाग 4 में 36 से 51 आर्टिकल 36 से 51 तक मेंशन है। पहली बात। दूसरी बात ये कि क्या है ये मूल राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि राज्य की भी एक जिम्मेदारी होती है कि वह एक लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करे भारत में और अपनी कुछ जिम्मेदारी निभाए। जैसे केंद्र सरकार अपनी कुछ भूमिका निभाती है मौलिक अधिकारों को लेकर, ऐसे ही राज्य की भी अपनी एक जिम्मेदारी होती है और वही सारी जिम्मेदारियां जो हैं आपकी नीति निर्देशक तत्वों में दी हैं। अब सबसे पहले जिक्र आता है कि सर भाग 4 में 36 से 51 तक ये दिया है। तो एक व्यक्ति थे VN राव जो सलाहकार समिति के सदस्य थे। किसके सदस्य थे? सलाहकार समिति के सदस्य थे। उनकी अनुशंसा पर प्रारूप समिति ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को स्वीकारा था। ये भी बहुत बड़ी बात आपके माइंड में रहनी चाहिए। अगर हम इसमें करें थोड़ा सा यही परिचय देख लेते हैं। सबसे पहले डीपीएसपी क्या होता है? क्या होता है? डीपीएसपी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डायरेक्टिव, क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव पॉलिसी, सॉरी प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, क्या भैया? स्टेट पॉलिसी होते हैं, ठीक है। इसे हम कह सकते हैं डीपीएसपी, ये होता है हमारा डीपीएसपी, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करने वाले हैं तो कहाँ पर है ये? भाग 4 में। कहाँ तक है? भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक ये दिया गया है। समझ गए नहीं? अब ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। डीपीएसपी क्या होता है? ये राज्य सरकारों की एक जिम्मेदारी होती है, कि वह क्या करें? भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करें। किसकी? राज्य की स्थापना करें, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करें, ठीक है। ये होता है इसकी। अब इसकी मांग जो की थी वो किसने की थी? डीपीएसपी की। तो एक व्यक्ति थे VN राव। कौन थे ये सलाहकार समिति के सदस्य थे। किसके थे? सलाहकार समिति के सदस्य थे। इन्हीं की अनुशंसा पर इनकी मांग की गई थी और प्रारूप समिति ने इन्हें स्वीकारा था। क्या करा था? प्रारूप समिति ने इन्हीं की अनुशंसा पर इनको क्या है? डीपीएसपी को स्वीकारा था, ठीक है। ये होना चाहिए आपको पता इतना, और इससे ज़्यादा कोई ज़्यादा बात याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कि मतलब जैसे केंद्र सरकार की कुछ जिम्मेदारी होती है वो होते हैं मूल अधिकार, यानी कि केंद्र सरकार एक मूल अधिकार के माध्यम से भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के मूल अधिकारों का रक्षक होती है, ठीक है। इसी तरीके से प्रत्येक राज्य की भी एक जिम्मेदारी होती है कि वह अपने राज्य के अंदर रहने वाले प्रत्येक नागरिक के कल्याण करे, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय करे, जीवन स्तर को ऊंचा उठाए, संसाधनों का समान वितरण करे, अंतर्राष्ट्रीय शांति का दावा करे। इस तरीके से ये सारे होते हैं, ठीक है। तो बात आती है, ये आपको पता चल ही चुका है। अब इसी में एक बात आती है कि सर इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है, यानी संविधान में इसके बारे में क्या है। तो हम इसे भी समझते हैं क्या होता है इसका संवैधानिक प्रारूप। संवैधानिक प्रारूप इसका क्या होता है ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका क्या भाग 4 है। अगर हम बात करें सबसे पहले तो कहाँ पर है ये? भाग 4 में। आर्टिकल की अगर हम बात करें कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल की अगर हम बात करेंगे तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक दिया गया है। कहाँ तक? 36 से 51 तक दिया गया है, ठीक।
अगर हम बात करें कि ये कहाँ से लिए गए हैं, तो ये आयरलैंड, कहाँ से, आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से ये लिए गए हैं। ठीक है, इतनी बात आप अपने माइंड में रखो। ठीक है, फिर दूसरी बात, इसे स्वीकारा किसने है, इसे अगर स्वीकारा है तो किसने स्वीकारा है, तो स्वीकार किसने करा है इसको, प्रारूप समिति ने, प्रारूप समिति ने जो है इसे स्वीकारा है। ठीक, और अगर हम यहाँ बात करें तो इसका होने के बाद में, हाँ, एक बाद योग्य नहीं है, बाद योग्य नहीं है, यानी कि आपके इनके हनन होने पर आप कभी भी किसी कोर्ट में जा नहीं सकते, यानी कि गैर नियोजित है। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, गैर नियोजित, ये गैर नियोजित है। मतलब यहाँ पर जैसा मूल अधिकार का अगर हनन होता है हमारा, तो हम आर्टिकल 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 का प्रयोग करके हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं और अपने अधिकारों को मांग सकते हैं। यदि यहाँ राज्य सरकार कोई आपके नीति निर्देशक तत्व को अगर पूरा नहीं करे, फुलफिल नहीं करे, तो हम किसी भी कोर्ट में जाकर अपील नहीं कर सकते। इसलिए इसे कहते हैं कि बाद योग्य नहीं है। ठीक है, गैर नियोजित है, किसी भी न्यायालय में हम इसे लेकर जा नहीं सकते। ठीक है, बात आगे समझ में। यानी कि कोविड-19 का टाइम चल रहा था, यदि योगी जी, अगर योगी जी को केंद्र सरकार की तरफ से आदेश नहीं आते कि आप अपने यहाँ पर वैक्सीनेशन नहीं कराओ, ठीक है, वैक्सीनेशन कराओ, अगर वो आदेश केंद्र सरकार से नहीं आते, प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की तरफ से नहीं आते, तो फिर अगर योगी जी अगर नहीं करवाते तो हम कोई किसी भी राज्य में जाकर, किसी भी कोर्ट में जाकर केस नहीं कर सकते थे किसी भी तरीके से। अब बात आती है, ये कर लेते हैं, इतना पूरा करने के बाद तो उद्देश्य क्या है, यानी कि डीपीएसपी के कुछ उद्देश्य होंगे। क्यों आए ये डीपीएसपी, क्यों संविधान में इन्हें जोड़ा गया, सबसे पहली बात ये भी तो आती है दिमाग में, क्योंकि जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, जैसे हम पढ़ाई शुरू करी हमने, तो जब हम पढ़ाई शुरू कर रहे हैं तो हमारा पढ़ाई का उद्देश्य क्या है, नौकरी लगेगी, नौकरी लगने के बाद बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ने के बाद में अच्छे समाज में जीवन यापन करने का मौका मिलेगा। ठीक है, सोसाइटी में इज्जत होगी। और कुछ तो आधे यही सोच रहे होंगे कि सबसे पहले तो नौकरी लगेगी, फिर छोकरी मिलेगी, शादी होगी। समझ गए? तो ऐसा नहीं है, आप सोसाइटी में सम्मान ले सकते हो, सोसाइटी में अपना इज्जत के लिए, अपने जीवन को अच्छे तरीके से यापन करने के लिए आप, हम कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होता है हमारा। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसका होता है डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है। डीपीएसपी का उद्देश्य मैं आपको फुल फॉर्म बता चुका हूँ। डीपीएसपी की क्या होती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो आप उद्देश्य क्या होते हैं, सबसे पहला होता है लोगों का कल्याण करना। क्या होता है, लोगों का कल्याण करना, कल्याण करना, इसका पहला उद्देश्य ये होता है। ठीक है, दूसरा उद्देश्य सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय करना। क्या करना, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय करना, ये इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, तीसरा जीवन स्तर ऊंचा उठाना। क्या होता है, जीवन स्तर ऊंचा उठाना। प्रत्येक नागरिक का जो राज्य में जीवन यापन कर रहा है उसका जीवन स्तर ऊपर उठाना होता। संसाधनों का समान वितरण, यानी कि राज्य में जितने भी संसाधन होते हैं उनका समान वितरण। जरूरी नहीं है कि पता चल रहा है कि एक राज्य में एक क्षेत्र को जो है आपने कोयला की सुविधा दे रखी है और दूसरे क्षेत्र में जो है राज्य में उस कोयले का बैन है, या नहरों का, मान लीजिए पश्चिम यूपी को नहरें दे दी, पूर्वी यूपी में नहरों की सुविधा ही नहीं दी मोदी जी ने। ऐसा कुछ नहीं, जितने भी संसाधन होते हैं वो खनिज हों या सिंचाई के हों, सभी संसाधनों का क्या होता है, संसाधनों का समान वितरण। ठीक है भैया, ये होता है एक। तो फिर एक उद्देश्य और हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय शांति का दावा करना। क्या हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति का दावा करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति का दावा करना, ये सारे उद्देश्य होते हैं। यानी लोगों का कल्याण करना, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय करना, जीवन स्तर ऊंचा उठाना, संसाधनों का समान वितरण करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति का दावा करना, ये होते हैं। अब हम करते हैं वर्गीकरण, किसका, डीपीएसपी का वर्गीकरण। क्योंकि एग्जाम में एक बार पूछा गया था निम्न में से कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो उदारवादी भी होता है, समझ गए नहीं, और गांधीवादी भी होता है। तो ये वाला एग्जाम में बहुत आता है। तो आर्टिकल 48 ऐसा है जो उदारवादी भी होता है
और गांधीवादी भी होता है। तो हमें पता जरूर होना चाहिए कि उदारवादी कौन कौन से आर्टिकल होते हैं और गांधीवादी कौन कौन से होते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि वर्गीकरण क्या है पूरे आर्टिकल का, ठीक है। तो हम डीपीएसपी का जो है वर्गीकरण कर सकते हैं आराम से। डीपीएसपी का वर्गीकरण अब ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं समाजवादी, क्या होते हैं? समाजवादी। एक होते हैं गांधीवादी, ठीक है। एक होते हैं आपके, एक तो हो गए समाजवादी, एक हो गए गांधीवादी, एक हो गए उदारवादी। मतलब इनका मतलब भी समझ लो, इनका मतलब भी आपको पता होना चाहिए। उदारवादी वो जिन आर्टिकल के माध्यम से जीवन मतलब राज्य में रहने वाले व्यक्तियों का उदार होता हो, तो उनको वो सारे आर्टिकल कहाँ जाएंगे? उदारवाद में। जैसे एक आर्टिकल है 44 समान सिविल संहिता, यानी सभी के लिए समान कानून लागू होना। तो इसका मतलब सभी के लिए सबका उदार हो रहा है, समझ गए नहीं? तो ये हो गया उदारवादी, ठीक है भाई। फिर कुछ होते हैं गांधीवादी। तो गांधीवादी वो होते हैं जो गांधी जी के वचनों में बने हों। जैसा आर्टिकल 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। तो ये किसने कहा था ग्राम पंचायत? गांधी जी ने कहा था। तो गांधी जी के उपदेशों पर शुरू जो हुए थे, ठीक है। एक होता है समाजवादी, क्या होता है ये? समाजवादी। तो समाजवादी में आप ऐसा कह सकते हो जैसे कि आपका एक हो जाएगा 39, इसमें क्या होता है? स्त्री और पुरुष को समान वेतन कार्य करने में, यानी जो भी कार्य करेगा उसमें समान वेतन इनको मिलेगा। तो क्या है? समाज में सबको बराबर अधिकार। तो जिसमें समाज का प्रोग्रेस हो रहा हो समाजवादी, जिसमें गांधीवादी विचार हो वो गांधीवादी, जिसमें सभी पूरे का उदार हो, सबका कल्याण हो जिसमें, तो वो किसका है? उदार। अब पुरुष और महिलाओं को वेतन बराबर मिलेगा, उसमें हमें क्या मतलब? जब हम नौकरी पे ही नहीं तो बताइए, तो उसमें तो नौकरी वाले समाज का फायदा है। उदार जो होता है वो सभी का होता है। समाजवादी का मतलब है जिस समाज के लोगों को वो मिला उस समाज के सभी लोगों को उदार होना है, ठीक है भाई। तो अब इसमें कौन कौन से होते हैं? 38, 39, यानी कि आर्टिकल 38, आर्टिकल 39 इसी के अंतर्गत आते हैं। याद करने का तरह 41, 42, 43 का ए, आर्टिकल 41, आर्टिकल 42 और आर्टिकल 43 का ए, ये सब इसमें आते हैं, ठीक है। फिर दूसरा आता है गांधीवादी में आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 इसी में आता है। आर्टिकल 43 का भी, कौन सा? आर्टिकल 43 का भी इसी में ही आता है, ठीक है। 46, 47, 48, यानी कौन सा? आर्टिकल 46, 47 और 48 इसी में आता है गांधीवादी में। अभी सारे आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। फिर आपका 44, 45, आर्टिकल 44, आर्टिकल 45 इसी के अंतर्गत 48, 49, 50, 51, 48, 49, 50, 51 सब इसी के अंतर्गत आते हैं, सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो आपके ये आ चुके हैं 44, 45, 48, 49, 50, 51 उदारवाद में आते हैं। गांधीवादी में 40, 43 का भी, 46, 47, 48 इसी में आते हैं, ठीक है। समाजवादी में 38, 39, 41, 42 और 43 का ए, ये सभी आते हैं इसमें, ठीक है भाई। क्लियर इतना? बताइए, ठीक है। चलो अब हम बात करने वाले हैं एक एक आर्टिकल के ऊपर बात करने वाले, किस आर्टिकल में क्या चीज़ दी गई है। आज पूरी तरीके से पोस्टमार्टम कर देंगे डीपीएसपी का, कि आप खुद कहोगे कि बहुत बढ़िया एक एक चीज़ समझ में आई। अभी तक कोई आर्टिकल शुरू नहीं करा हमने, केवल अभी इसके बारे में विश्लेषण किया है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हमारा एक आता है आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। किसको? राज्य शब्द को परिभाषित राज्य शब्द की वही परिभाषा है जो आर्टिकल 12 में है, यानी कि वही परिभाषा है जो किसमें है? आर्टिकल 12 में है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स में है जो परिभाषा, वही परिभाषा यहाँ पर है इसकी, ठीक है। आर्टिकल 37 में क्या है? तो इसमें वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है, ये वाली बात कही है। और गैर नियोजित है, गैर नियोजित ऐसा भी लिख सकते हो, नियोजित है, ठीक है भाई, ये वाली बात इसमें है। आर्टिकल 48 में लोक कल्याण
का से अभिप्राय है, यानी कि आर्टिकल 38 में क्या है, लोक कल्याण, लोक कल्याण या कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी अभिप्राय राज्य, ये आपका हो सकता है। इसी में 38 का बी आ जाता है, 38 का बी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है भैया। 39 में क्या है, आर्टिकल 39 में क्या है, आर्टिकल 39 में है समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन, ये हो जाएगा। ठीक है। इसका ए आता है 39 का ए, इसमें क्या आ जाएगा, समान न्याय निःशुल्क विधि सहायता, ये इसमें आ जाएगा। फिर एक आपका आता है आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 बच्चा, इसमें क्या आता है, ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है, ये तब समझ लीजिए। आर्टिकल 36 राज्य शब्द की परिभाषा, जो वही है जो आर्टिकल 12 में है। आर्टिकल 37 वाद योग्य नहीं है, गैर न्यायोचित है, इसके बारे में। आर्टिकल 38 में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, और 38B में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय दिलाना लोगों को। 39 में स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 के में समान न्याय निःशुल्क विधि सहायता। और 40 में आपका क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन हो जाएगा। यहाँ से कर लो इसको नोट, कर लो इसको पूरी तरीके से नोट कि क्या है ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, कई बार आपको एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछ लेगा। और अभी जो पेपर हुआ था वीडियो का, उसमें क्वेश्चन पूछा था ये कि इनमें से कौन सा जो है वो DPSP के अंतर्गत आता है, तो यही आर्टिकल वहाँ काम आते हैं, यही आर्टिकल जो है हमें काम आते हैं। ठीक है, चलिए 40 तक हो चुके हैं हमारे। 2 बार रिवीजन करा, 3 बार रिवीजन करा, एक आध बार अपने आप रिवीजन करे करो। ठीक है, फिर समझ में आ ही जाएंगे। 1-2 बार वीडियो को देख लो तो भी समझ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है बात आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 में क्या है, आर्टिकल 41 में क्या क्या है, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। अब ये क्या होता, बच्चों को नहीं पता होता। जैसे कि बुढ़ापा, बुढ़ापे में वृद्धा पेंशन योजना आती है, तो बुढ़ापा, ठीक है, इसमें सहायता देती है सरकार, राज्य सरकार। या एक आपका आता विकलांगता, विकलांगता, इसमें हैंडीकैप्ड पेंशन योजना आती है, समझ गए नहीं। फिर एक आपका इसमें आता है बुढ़ापा हो गया है, विकलांगता हो चुकी है, ठीक है। या शिक्षा संबंधी योजना चलती हैं। या फिर नरेगा मनरेगा, नरेगा और क्या मनरेगा, अब इसका नाम बदल दिया है, नरेगा का क्या कर दिया था, मनरेगा। ठीक है, अब वर्तमान में मनरेगा जाना जाता है। तो ऐसी कुछ दशाओं में राज्य सरकार क्या करेगी, सहायता करेगी। ये किसमें लिखा हुआ है, आर्टिकल। वरना तो एक बात बताइए, बुढ़ापे में वृद्धा पेंशन योजना करने की मोदी जी, योगी जी को क्या जरूरत पड़ी है भाई, कि उत्तर प्रदेश का पैसा बूढ़े लोगों को दे रहे हैं, क्या उनसे क्या जमा नहीं हुआ क्या अपने घर पर। मगर संविधान में लिखा है कि आप एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगे, और आर्टिकल 41 के अंतर्गत प्रत्येक बूढ़े व्यक्ति को जो 60 साल से ऊपर हैं उन्हें 60 साल पेंशन जो है आप दोगे। अगर कोई हैंडीकैप्ट होता है तो उसके लिए हैंडीकैप्ट योजना शुरू करोगे, और अगर कोई शिक्षा नहीं पाता है तो उसे शिक्षा निःशुल्क दोगे। ठीक है, नरेगा आप उसको दायरे में, अपने परिसर में, गाँव के परिसर और दायरे में उसे रोजगार दिलाओगे, या नरेगा क्या तो मनरेगा को। तो ये संविधान में इसलिए राज्य सरकार परेशान रहती है, विभिन्न प्रकार की योजनाएँ निकालती रहती है। ठीक है भाई। अब बात आती है आर्टिकल 42 की। आर्टिकल 42 क्या है, न्याय संगत अचुनित दशाएं। ठीक है, जैसे मनोचित, मैं यहाँ कह देता हूँ एक ये न्याय संगत, इसे समझिए, न्याय संगत, या यहाँ कह दो मनोचित दशाएं, यानी कि मनोचित दशाएं। जैसे कुछ व्यक्तियों का जो होता है दिमाग भ्रमित हो जाता है, पतंग उड़ाने शुरू कर देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी है उनको न्याय संगत
किया जाए, यानी कि किसी पागल को उसके साथ कुप्रभाव नहीं किया जाए। मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पर है, अब वो बेचारा पागल, उसका दिमाग थोड़ा सा हट गया है, कपड़े पैंट पकड़ के तो हाथ में वो चल रहा है इधर उधर, और उसे बच्चे छेड़ रहे हैं, तो उन बच्चों के साथ, उन बड़ों के साथ, उन बुजुर्गों के साथ सरकार उचित कार्रवाई कर सके। ठीक है, कोई पागल है उसको पागल कह के ना चिढ़ाएं। ठीक है, ऐसा मान लीजिए तो मानहानि वाली कंडीशन होती है वह वाली। ठीक है, चलिए अब बात आती है यहाँ पर आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 क्या है? निर्वाह मजदूरी। निर्वाह मजदूरी, ठीक है भैया। तो निर्वाह मजदूरी के लिए भी कौन सरकार है? सरकार जिम्मेदार है। जैसे कि जो बेरोजगार होते हैं उन लोगों के लिए क्या कराते हैं वो? उन लोगों को रोजगार भत्ता मिलता है। रोजगार भत्ता मिलता है और उनको कहाँ पर? उनको तुम्हें पता रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रेशन कराना रहता है। ठीक है, इसी के जो है एक तो ए हो गया, अब बी क्या होता? इसी का बी, कामगारों को, कामगारों को, ठीक है, काम दिलाना। काम दिलाना हो गया। इसी का सी जो है वो क्या है? सहकारी समिति। सहकारी समितियों का गठन करना, गठन करना भैया। तो ये 43 का सी है, ये भी 43 का। आपने देखा होगा ये कब हुआ? 97वां संविधान संशोधन। 97वां संविधान संशोधन, क्या संविधान संशोधन कब हुआ भैया? 2011 में। 2011 में ये हुआ है, उसके अंतर्गत जिसको जो है जोड़ा गया है। ठीक है भाई, यहाँ से कहीं कहीं ऐसा होता है कि इसको दोनों के एक जगह करते हैं तो बी भी आ जाता है, 43 का भी, या फिर आप इसे 43 का सी के, मतलब तो सहकारी समिति सी में ही आती हैं दायरे में। ठीक है भाई, तो ये आपका हो गया है यहाँ से। इसके बाद में अगर हम कहेंगे तो 44, आर्टिकल 44, इसका मतलब आपको क्या है? इसका है समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता, यानी कि सभी के लिए कानून बराबर होना चाहिए, आईपीसी और सीआरपीसी। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखना है। 41 में कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, 42 में न्याय संगत मनोचित दशाएं, 43 में निर्वाह मजदूरी, 43 कामगारों को काम दिलाना, सरकारी समितियों का गठन, 44 में क्या है? समान सिविल संहिता। ठीक है, चलिए इसके बाद की जो कंडीशन है वो क्या है? इसके बाद की जो कंडीशन है वो क्या है आपकी? 45 में आने वाले हैं हम। आर्टिकल 45 क्या कहता है? आर्टिकल 45 क्या कहता है? आर्टिकल 45, 6 वर्ष की आयु तक शिक्षा का प्रावधान, अभी इसमें चेंज होगा। 86वां संविधान संशोधन हुआ था, इसकी विषय वस्तु चेंज हो गई थी। ठीक है, तो क्या हुआ? 6 वर्ष तक की आयु में शिक्षा और बाल्य अवस्था, बाल्य अवस्था की देखरेख, भैया क्या है ये? सरकार को क्या जिम्मेदारी पड़ी है, क्या जरूरत पड़ी है कि बच्चों के टीके लगाते घूम रहे हैं? राज्य सरकार अपना इतना पैसा फूंक रही है। तो ये आर्टिकल 45 में लिखा भाई साहब कि बाल्य अवस्था की देखरेख आप भी करोगे। माँ बाप तो आजकल कहाँ है जिम्मेदारी? माँ बाप तो पैदा कर रहे हैं यार बस, उसके बाद तो टीकाकरण, शिक्षा फ्री, टीकाकरण फ्री, सब चीज़ तो फ्री चल रही है, तो सब पैसा सरकार लगा रही है। ठीक है भैया, आर्टिकल 46 क्या है? आर्टिकल 46, आर्टिकल 46 में दुर्बल वर्गों को, यानी कि क्या होते हैं? दुर्बल वर्ग क्या हैं? दुर्बल वर्गों को संरक्षण। अब इसमें कौन आते हैं दुर्बल वर्गों में? एससी कैंडिडेट और एसटी कैंडिडेट आते हैं, इनको संरक्षण। समझ गए नहीं? तो इन्हें आरक्षण तो मिलता है, वो इनके संरक्षण के लिए मिलता है। क्या मिलता है? दुर्बल वर्गों के संरक्षण, यानी राज्य में भी आरक्षण मिलता है इनको। ठीक है भैया, आर्टिकल 47 क्या है? आर्टिकल 47 ये केवल आपका रिवीजन चल रहा है। पोषाहार, पोषाहार स्तर, ठीक है, पोषाहार स्तर जीवन यापन करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए उच्च व्यवस्था। मतलब क्या है समझो इसको? जो जीवन यापन कर रहे हैं राज्य के अंदर, तो उनको पोषाहार स्तर अच्छा होना चाहिए, उच्च पोषाहार मिलना चाहिए, ऐसा नहीं कि गलत मिलना चाहिए। कई बार ऐसा तुमने देखा होगा, होटलों में छापा मारते हुए फिरते रहते हैं टीम। तो वो क्या होती है कि जो होटल पर खाना बन रहा है वो सही कोटि का है नहीं,
कहीं मीठे की दुकान पर छापा मारते रहते हैं, तो राज्य की जिम्मेदारी है बताइए कि आप जा के चेक करिए कि सबको पोषित आहार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये सारी कंडीशन यहाँ पर है। ठीक है भाई, जैसे कि और क्या, जिन राज्यों प्राथमिक स्कूलों में, यहाँ हम लिख सकते हैं प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को क्या है, मिड डे मील इसी के अंतर्गत आता है। क्या आता है, मिड डे मील इसी के अंतर्गत आता, खाना के अंतर्गत। कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, किस आर्टिकल के अंतर्गत मिड डे मील शुरू किया गया था? तो क्या शुरू किया गया था, आर्टिकल 47 के अंतर्गत। ठीक है, आर्टिकल 48 क्या कहता है, राज्यों में कृषि व पशुपालन, राज्यों में कृषि व पशुपालन का संरक्षण करना। देख लीजिए, गाय को बचाते फिर रहे हैं योगी जी। ठीक है, इनका संरक्षण कर रहे हैं। कृषि पर कोई बीमारी आ जाती है उच्च लेवल से, टिड्डी लगा था तो टिड्डी आपात घोषित कर दिया था तेलंगाना में, समझ गया नहीं, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में भी लगा दिया था, पंजाब वाले क्षेत्र में भी। तो क्यों कर रही हैं राज्य, इसमें लिखा हुआ है सबको। ठीक है भाई, यहाँ पर 48 का ए आ जा, क्या था 48 का ए। तो क्या है यहाँ पर, पर्यावरण की सुरक्षा व वन्यजीव संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा या की सुरक्षा, वन्यजीव संरक्षण। ठीक है भाई, ये आ जाएगा। 48 का ए जो जोड़ा गया था, ये कब जोड़ा गया था, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था 48 का ए, कि पर्यावरण की सुरक्षा करना राज्य की जिम्मेदारी है और वन्य जीवों का संरक्षण करना भी राज्य की जिम्मेदारी है। ठीक है, अब बाघ को क्यों नहीं मार सकते तुम, बाघ घूम रहा, आदमी को खा रहा है, मगर फिर भी नहीं मार सकते, फिर भी वन विभाग वाले पकड़ेंगे, क्योंकि राज्य की जिम्मेदारी है। ठीक है, उन्हें संरक्षित रखना, चाहे आदमी कितने भी खा जाए, समझ गए। पकड़ेंगे तो भाई तुम मारोगे, तुम्हारे ऊपर केस लग जाएगा, फिर चक्कर काटते रहना आप इधर उधर। ये क्या हो गया, तो 48 हो चुका है। अब बात करने वाले हैं 49, 50 और 51 पर। 49 है सरकारी स्मारकों का संरक्षण करना, आर्टिकल आपका 49, सरकारी स्मारकों का संरक्षण करना, मतलब जो सरकारी स्मारक है हमारे राज्य में, उनका संरक्षण करना जो है वो जिम्मेदारी है राज्य की। ठीक है, आर्टिकल 50 क्या कहता है, आर्टिकल 50 कहता है लोक सेवकों के लिए, न्यायपालिका व कार्यपालिका का विभाजन, न्यायपालिका व कार्यपालिका का विभाजन इसी में आ जाएगा। आर्टिकल 51 क्या कहता है, ये मोस्ट है, ये कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा। तो हो गए आपके सारे आर्टिकल यहाँ से, यानी कि सरकारी स्मारकों का संरक्षण करना 49 में है। इन दोनों में से क्वेश्चन आता है, एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा था इन दोनों में से, ये वाला पूछा था, ये वाला 50 बार। लोक सेवाओं के लिए न्यायपालिका का कार्यपालिका से विभाजन करना यही होता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति में सुरक्षा करना होता है। अब हम बात करने वाले किस संशोधन के माध्यम से किन किन को जोड़ा गया। ठीक है, कौन कौन से आर्टिकल इसमें जोड़े गए हैं, समझ गए नहीं। तो आप देखोगे, एक तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन। अब ये कब हुआ था, ये 1976 में हुआ था। और इसमें कौन कौन से आर्टिकल जोड़े गए थे, इसमें आर्टिकल जोड़े गए थे 39 का ए, ठीक है, फिर इसमें जोड़ा गया था 43 का बी, 43 का बी और सी, 43 का बी भी जोड़ा गया और 43 का सी भी इसमें जोड़ा गया था। फिर 48 का ए, 48 का ए भी इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, पहली बात ये। फिर बात आती है 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन,
संशोधन 1978 में। अब इसमें क्या जोड़ा गया था, इसमें कौन कौन से आर्टिकल जोड़े गए थे, तो एक 38 का बी जोड़ा गया था। कौन था 38 का बी। फिर हुआ था 86वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, ठीक है, कब हुआ था, 2002 में। इसमें क्या करा गया था, आर्टिकल 45 की विषय वस्तु परिवर्तित की थी, विषय वस्तु परिवर्तित की थी बस इसमें, ठीक है। 97वां संविधान संशोधन हुआ था, संविधान संशोधन कब हुआ था, 2011 में। इसमें सहकारी समिति के लिए आर्टिकल 43 का बी इसमें भी जोड़ दिया था। क्या नहीं किया, सहकारी समिति के लिए 43 के बी में संशोधन किया गया, ठीक है भाई। तो ये वाली बात जो है आपको याद रखनी है इतनी। 42 में क्या क्या जोड़ा गया, 43 में क्या जोड़ा गया, 44 में क्या जोड़ा गया, 86 में। तो ये संविधान संशोधन हुए थे जिनके अंतर्गत जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कुछ परिवर्तन आए, उनकी चेंजिंग की गई, ये कुछ हुए थे। इसके बाद में कुछ ऐसे भी हैं जो भाग 4 से भी बाहर हैं। भाग 4 से भी बाहर राज्यों की जिम्मेदारी होती है, यानी कि डीपीएसपी से बाहर भी कुछ ऐसे आर्टिकल होते हैं जो राज्य की जिम्मेदारी होती है, जिनको निभाना पड़ता है, ठीक है। वो क्या है उनको समझ लेते हैं। कौन कौन से भाग में है, भाग 4 के अतिरिक्त, तो हम लिख सकते हैं भाग 4 के अतिरिक्त डीपीएसपी। और क्या है, भाग 4 के बाहर डीपीएसपी कौन कौन से हैं, तो पहला है भाग 16 में। भाग 16 में क्या है, आर्टिकल 325, आर्टिकल 325 है, आर्टिकल 325। अब ये क्या कहता है, किसी व्यक्ति को उसके जन्म स्थान, उसके लिंग, जाति, भेदभाव, रंग रूप के आधार पर उसे वोट देने से रोका नहीं जाएगा। समझ गए नहीं, तो ये राज्य की जिम्मेदारी है। यानी किसी व्यक्ति को आर्टिकल 325 के अंतर्गत रंग, भेदभाव की गोरा काला, जन्म स्थान, जाति, बिरादरी, इसके आधार पर जो है उसे वोट देने से रोका नहीं जाएगा, ठीक है। इसी के बाद भाग 17 में, भाग 17 में जो है आर्टिकल 350, आर्टिकल 350 का ए क्या कहता है, प्रत्येक राज्य की जिम्मेदारी है कि वह पर प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा है वो अपनी मातृभाषा में कराए। क्या कराया है, भाग 17 के तहत 350 के एक में प्रत्येक राज्य की जिम्मेदारी है कि वह अपने राज्य में प्राथमिक स्तर की जो भाषा शिक्षा है वो किस में कराए, मातृभाषा में कराए। इसी के साथ भाग 17 में ही है, फिर भाग 17 में आर्टिकल 351 में क्या है, हिंदी को निर्देश। क्या है ये, हिंदी के निर्देश, यानी कि प्रति एक राज्य की जिम्मेदारी है कि वह हिंदी का प्रचार प्रसार करे, उसका व्याख्यान करें, लोगों को उसके लिए जागरूक करें, लोगों को उसके तरफ अग्रसर करें। तो ये सारी जिम्मेदारी। तो ये कुछ आर्टिकल ऐसे वोट देने के लिए रोका जा सकता, मातृभाषा की शिक्षा और हिंदी के निर्देश। तो ये ऐसे हैं जो भाग 4 के बाहर भी जाकर डीपीएसपी हैं, जिस पर राज्यों की जिम्मेदारियाँ हैं कुछ। तो दोस्तों यूपी पैट या सभी एग्जामों के लिए ये आपकी क्लास थी, मतलब स्पेशल यूपी पैट के लिए थी। यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा अब इससे बाहर नहीं जाने वाला। अगर सेशन में मज़ा आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं नई क्लास के साथ, जब तक बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।